हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। भाई 45 मिनट से परेशान हो गया मैं। पहले टेक्निकल इशू आ रहा था, फिर लाइट चली गई, फिर लाइट 4 बार गई। कनेक्ट कर रहा था, फिर दिक्कत हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। एक आध महीने में एक आध दो बार तो हो ही जाता है। परेशान हो गया पूरा। थोड़ा लेट उठा था, 8 बजे की क्लास थी, मैं उठाई था 7:50 में। सोचा चलो 8:10 से तो क्लास ले ही लेंगे, लेकिन उस 8:10 से भाई साहब 45 मिनट 50 मिनट हो गया। हालत खराब हो गई। एक दो बार मैं बैच भी खोल के देखा, तुम लगे पड़े थे। बेटा रिवीजन कर लेते, बहुत काम आता है ना, खोल के रख देते, रिवीजन कर लेते। नहीं, कमेंट पे कमेंट। अलग लेवल का नशा है बेटा। करो करो भाई, मैं समझ गया हूं अब। एक्चुअल में बात समझ गया हूं अब, क्योंकि तुम इसलिए आए हो ना यहाँ पे, क्योंकि तब तुम 11th-12th में हो, अभी कुछ और नहीं कर सकते, तो सोचा कि चलो एक ड्रॉप ले लेते बस। और यू नो द रियलिटी कि तू भी मन से नहीं पढ़ रहा है, और तू भी टाइम का अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, तू ढंग से रिवीजन नहीं करता है। यू नो द रियलिटी, बस तू यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरा करने आता है। पहले मैं समझता था नहीं, सब बच्चे पढ़ने आए हैं तो पूरा एकदम कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट, एकदम फोकस और एकदम डिसिप्लिन चाहता था मैं हमेशा, कि ठीक है हंसी मजाक ठीक है, लेकिन यार एकदम डिसिप्लिन रहना चाहिए, एकदम टाइम का यूज करो, पूरे अच्छे से पढ़ो। लेकिन नहीं, इस बैच में 50 से 60% बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है। क्या करेंगे अभी? बैठेंगे, सोचें क्या करूं, तो बैठे बैठे क्या करना है करना, चलो करते हैं कुछ काम। बैठे बैठे क्या करें, चलो मचाते हैं उर्दंग यकीन 2.0 में। और क्या, लेके बुध का नाम। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। चलो यकीन 2.0 में धूम मचाते हैं, लेके बुध का नाम, लेके बुध का नाम। कुछ नहीं। अब बहुत जो सीरियस बच्चे होंगे वो सोचेंगे सर तो फिर आए क्यों नहीं, पैसा क्यों दिया, तो क्या करेंगे जीवन में, और फन कहाँ है? वो यही फन ही है बेटा। वो अपने पेरेंट्स को, खुद को बेवकूफ बनाने क्यों पढ़ने आए हैं? नहीं, वो इसलिए आए हैं कि अभी कुछ, अभी धंधा पानी क्या करेंगे, अब ब्याह शादी भी नहीं होगा। एक आध दो साल घर वालों ने बोला कि चलो एक बार करके देख लो, ओ देखो, तो लत आजमाने आए साले, ये पढ़ने थोड़ी ना है। तो दिस इज द रियलिटी। कोई बात नहीं, होता है। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। चलो यकीन 2.0 में धूम मचाए, लेके बुध का नाम। करो, मचाओ धूम। और इनका अगले साल भी कुछ नहीं होगा। बोलोगे सर अभी तो थोड़ा अर्ली है, घर में ब्याह शादी भी नहीं, अभी तो नहीं कर देंगे सर। तो फिर सर अभी तो हम दिल्ली हरियाणा पंजाब कमाने लायक भी नहीं हुए सर अभी। सर तो चलो एक बार और धूम मचाते हैं। इसी तरीके से 2-3 साल धूम मचाओ, तो हमारा भी तो पेट भरना चाहिए। मचाओ, धूम मचाओ। तो आज क्या है? थर्मल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 8, 9 होगा शायद। वो अगर बीच में उसको लेक्चर काउंट कर ले, चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे के लेक्चर सही, ठीक है। तो अब हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन में बेटा बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं। थर्मल रेडिएशन में आपको पढ़ना है स्टीफेंस लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बहुत सारे लॉ पर में। अब कोई कहता है सर ये सब लॉ सिलेबस में अब नहीं है। बेटा है, और नीट में, जेईई मेन में सवाल भी आया है, रेडिएशन मोटा मोटा शब्दों में लिखा हुआ है। तो रेडिएशन में बेटा जो लॉ है वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर रेडिएशन सिलेबस में है तो रेडिएशन में जो लॉ है वो सब पढ़ने पड़ेंगे। हाँ सर, रेडिएशन में जो लॉ है वो सब तो पढ़ने पड़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा शुरू किया था मैंने, वो रह गया था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से यहां से लास्ट में आएगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहां पे था। चलो, एक दो होमवर्क दिया था मैंने, वो करा दूंगा, चलो बाद में करा दूंगा, टाइम थोड़ा कम है। मैं एक और इसका लेक्चर दे दूंगा, है ना। एक आध दो सवाल जो रहेंगे वो करा दूंगा। देखो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखो क्या कहते हैं।
न्यूटन साहब हर जगह घुसते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग कहता है रेट ऑफ पुलिंग is directly proportional to temperature difference. Rate of cooling is directly proportional to temperature difference. Rate of cooling, ठंडा होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना ज्यादा इन्वायरमेंट से लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। इसलिए जनरली अगर आपने देखा होगा मूवी में या बड़े बड़े होटलों में तो चाय और शक्कर अलग लाते हैं। मान लो चाय बनाया उसमें शक्कर मिला के दे देंगे और पियो, तो उसमें क्या है ना कि टेम्परेचर ज्यादा है, अब वो जल्दी ठंडा होगा। अगर मान लो तुम बाद में शक्कर मिलाते हो, जब तुम्हें पीना है तब तुमने शक्कर मिला के टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया तो ज्यादा स्टेबल रह जाएगा उसी टेम्परेचर पे। और जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, जितना कम टेम्परेचर होता है उतना धीरे ठंडा होता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई लिक्विड है और वो 60 डिग्री सेल्सियस पे आया है T1 टाइम में, 60 से 50 डिग्री सेल्सियस आया है T2 टाइम में, 50 से 40 डिग्री सेल्सियस आया है T3 टाइम, और बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये पहला 10 डिग्री हायर टेम्परेचर पे जल्दी ठंडा होगा, मतलब ये टाइम कम लगेगा और ये टाइम और ज्यादा लगेगा। ये है टाइम इन कूलिंग। ये क्या है? टाइम इन कूलिंग। इसका कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, इस पर जो सवाल आता है वो डायरेक्टली आपको समझना है। सवाल क्या आता है कि मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर T1, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T2, और ये लिक्विड ठंडा हुआ T2 तक और बाहर का टेम्परेचर है मान लीजिए T2। तो T1 से T2 में टाइम ऑफ कूलिंग जो है, टाइम ऑफ कूलिंग अगर मान लीजिए वो है स्मॉल t, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक डाउन हुआ। देखो कैसे याद रखेंगे, T1 से T2 तक डाउन हुआ बटा टाइम लिया स्मॉल t बराबर न्यूटन्स कांस्टेंट के दोनों टेम्परेचर हायर और लोअर जो लिक्विड स्ट्रीम का था उसका सम बाई 2 माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी तो आना चाहिए T0। ये है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हर एक टर्म को समझिए, क्या कह रहा है? ये कह रहा है टाइम ऑफ कूलिंग फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 इज अ स्मॉल t एंड T0 इज द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये T1 से T2 तक जब टेम्परेचर गया है, T1 से T2 तक टेम्परेचर गया है तो टाइम लगा है स्मॉल t बराबर के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। सर इसका डायमेंशन कैसे चेक करेंगे? डायमेंशन तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, यहां पे टाइम है तो यहां पे ये कांस्टेंट भी तो है। सर इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो आपको नहीं पढ़ना है ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना जरूरी नहीं है। तो सर सवाल कैसे करेंगे? सवाल हमेशा यहां पे कंपेयर बेस्ड होता है। कंपेयर बेस्ड ये होता है कि मान लीजिए कि ये टाइम कूलिंग का T1 है और यहां से ये T3 तक कूल हुआ और ये टाइम में टाइम ऑफ कूलिंग इज T2, मतलब यहां से T2 से T3 तक कूल हुआ, एनवायरमेंट का टेम्परेचर अभी भी T0 है। इसके लिए टाइम क्या लिखेंगे? तो हायर से लोअर, T2 से T3 तक गया, टाइम लगा T2, स्मॉल टाइम है, ये T1 मान लो, इज इक्वल टू के T2 प्लस T3 बाई 2 माइनस T0। ये आएगा फॉर्मूला, ये देखिए ये आएगा फॉर्मूला। चेक करिए बेटा प्लीज, चेक करिए प्लीज, ये देखिए चेक करिए, ये चेक करिए, देखिए। तो आप क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे, के से के कट जाएगा। तो आपसे पता है सवाल कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा T1 से T2 तक आया तो टाइम स्मॉल t लगा, तो T2 से T3 तक जाएगा तो टाइम बताओ कितना होगा। ये है कंसेप्ट, ठीक है। इसमें क्या करेगा? एक इंटरवल का टाइम देके दूसरा इंटरवल का टाइम पूछेगा, और आज तक जितने सवाल आए हैं इसी पे बेस्ड है। देखिए, ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेक्स 12 मिनट टू कूल फ्रॉम द 80 टू 70। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक जाने में 12 मिनट लेता है। देन टाइम टेकन टू कूल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 टू 60,
तो 70 से 60 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो बेटा 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हायर से लोअर गया है 70, टाइम लिया है 12 मिनट, इज इक्वल टू के 80 प्लस 70, यही था T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। देखो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है? एयर टेम्परेचर, देखो एयर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला है 70 से 60, तो 70 माइनस 60 बटा टाइम टी पूछा है, इज इक्वल टू के 60 प्लस 70 बटा 2 माइनस 25, ये आएगा। अब यहां पे आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए के से के आपका कट जाएगा, 80 में से 70 जाएगा, क्या बचेगा? 10 बटा 12, तो ये हो जाएगा 10 बटा 12 डिवाइडेड बाई 70 में से 60 जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 बटा स्मॉल टी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 10 ऊपर, ये 10 कट जाएगा, स्मॉल टी ऊपर 12 नीचे, नहीं बड़ा डिवीजन मिड वाला ये है। के से के कट गया, 80 प्लस 70 क्या हो गया सर? 8 7 15, 150 बटा 2 75, तो 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 60 और 70 क्या हो गया? 130, 130 बटा 2 65, 65 माइनस 25, 65 माइनस 25, ये 10 से 10 कैंसिल होगा, स्मॉल टी ऊपर 12 नीचे, तो ये आ जाएगा बेटा स्मॉल टी ऊपर 12 नीचे। क्लियर है क्या? हाँ सर। 75 में से 25 जाएगा तो 50, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 गया तो 60 और 40, 50 बटा 40, तो ये आ रहा है तुम्हारा 50 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, टी बटा 12, 12 पचे 60, 60 बटा 4 इज इक्वल टू टी। 15 आंसर आ रहा है भाई साहब, 15 मिनट लग गया। बाप रे, पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस फॉल होने पे 12 मिनट लगा था, अब 15 मिनट लग गया। और इससे ज्यादा सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कुछ नहीं पूछेंगे, थ्योरेटिकल ये वाला सवाल जो कल करा दिया था, ये कि टाइम ऑफ कूलिंग जो होता है जितना लोअर टेम्परेचर पे आता जाता है उतना ज्यादा लगता है। और न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पिछले 10 साल में या 15 साल में 4 सवाल पूछे हैं, और चारों के चारों सवाल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड पूछे हैं। चारों के चारों सवाल इसी एम्स में पूछे हैं, जेईई मेन में पूछे हैं, नीट में पूछे हैं, सब में इसी पे बेस्ड, डायरेक्ट यही सवाल ही पूछे हैं और कुछ पूछते ही नहीं। देखिए नीट 2016 सबसे मुश्किल पेपर बना था। देखिए बॉडी फ्रॉम टेम्परेचर 3T टू 2T, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 3T है और वो 2T तक आया इन 10 मिनट बटा 10 इज इक्वल टू द रूम टेम्परेचर इज T, तो T है तो K इंटू 3T प्लस 2T, जहां से ठंडा हुआ जहां तक उसका सम बटा 2 माइनस रूम टेम्परेचर T। Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the next 10 मिनट, अच्छा अगले 10 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा? मान लो T डैश है, तो अभी 2T से फिर T डैश पे गया और 10 मिनट में ही गया बटा 10 इज इक्वल टू K 2T प्लस T डैश बटा 2 माइनस T। आपको क्या करना है? इनिशियल टेम्परेचर 3T से लोअर टेम्परेचर यहां तक आने में टाइम T लगा, K दोनों टेम्परेचर का सम बटा 2 माइनस एनवायरमेंट का टेम्परेचर। अगले 10 मिनट में कहां जाएगा? तो अगले 10 मिनट में मान लो T डैश गया तो 2T माइनस T डैश बटा 10 K दिस। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे बेटा आपका दो चीज कटेगा, K से K 10 से 10, 3T से 2T जाएगा T और 2T माइनस T डैश, तो यह आ जाएगा T बटा 2T माइनस T डैश जो हमें कैलकुलेट करना है, बराबर 3T 2T कितना होगा सर? 5T, 5T बाई 2 मतलब 2.5T माइनस T डिवाइडेड बाई 2T प्लस T डैश। एलसीएम ही दो ले लो ना, एक काम करो इसको ना रखो 5T, यहां दो एलसीएम ले लो, तो 5T माइनस 2T बाई 2, दो एलसीएम तो ले ही सकते हैं ऊपर में, और नीचे भी दो एलसीएम ले लो, तो यह आ जाएगा 2T प्लस T डैश माइनस 2T बटा 2। ऐसा कर सकते हैं ना, दो और ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया तो 2 से 2 बेटा कट जाएगा, और ये टर्म हो जाएगा 5T में से 2T जाएगा तो 3T, और ये 2T से 2T कट गया तो ये सिर्फ T डैश बचेगा, सिर्फ T डैश बचेगा। तो अब यहां से सॉल्व करो, इक्वेशन थोड़ा लेंदी बनेगा, कोई बात नहीं। T डैश और T तो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे T इंटू T डैश, देखो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो T इंटू T डैश, ये वाला टर्म इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2T इंटू 3T, ये क्या हो जाएगा 2T इंटू 3T मतलब 60, और T डैश और 3T तो माइनस 3T इंटू T डैश। इसमें देखोगे तो T कॉमन आ रहा है क्या? T स्क्वायर होगा, 3T 2T 6T स्क्वायर, हाँ 6T स्क्वायर। अब ये माइनस 3T डैश और ये T डैश है तो 4T T डैश बराबर 6T स्क्वायर।
टी स्क्वायर से एक टी को काटोगे तो टी बचेगा, तो टी डैश इज इक्वल टू हो गया 6t/4। टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा 6t/4, तो टी डैश बराबर आ गया 3t/2। ये आंसर है 3t/2, 3t/2, 3t/2 इजी आंसर। पूरा सॉल्व कर दिया ना, एक स्टेप सॉल्व कर दिया भाई। और आपको महसूस हुआ कि ये सवाल वही है जो पहला था, बस हमें सवाल को कंसेप्चुअली पढ़ना है और डिकोड करना है। यू विल बी एबल टू डिकोड और नॉट, यू विल बी एबल टू डिकोड और नॉट, यू विल बी एबल टू डिकोड और नॉट। एम्स 2017 का सवाल है। बॉडी इनिशियली 80 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्स टू 64 डिग्री सेल्सियस, मतलब 80 - 64 इन 5 मिनट, इन 5 मिनट बराबर के 80 + 64 बाई 2 माइनस इन्वायरमेंट का कोई टेम्परेचर बता दो रे, एंड टू 52 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट, देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, अच्छा सराउंडिंग द टेम्परेचर मतलब T0 में से पूछा है, यही पूछा है। अब इस सवाल में ना गलती होने के चांसेस है, गलती होने के चांसेस क्या है वो देखना, गलती होने के चांसेस क्या है वो देखना। अ बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस cools to 64 डिग्री सेल्सियस इज 5 मिनट एंड टू 52 डिग्री सेल्सियस इज 10 मिनट, मतलब कह रहा है 80 से 64 आ गया 5 मिनट एंड उसी 80 से 52 गया था 10 मिनट में। नहीं समझे तुम बात ना, तुम समझे ही नहीं, यहां पे लैंग्वेज में फंसा लेगा वो। पूरा पढ़ो एक साथ जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए, पूरा पढ़ो एक साथ जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए। अ बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस and cool to 64 डिग्री सेल्सियस is 5 मिनट and 252 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 80 से ही 64 आया है 5 मिनट में और 52 गया है 10 मिनट, मतलब 64 से 52 जो गया है, 64 से 52 वो गया है, वो भी 5 मिनट में ही गया। ये 64 + 52 बटा 2 - T0। नहीं समझे, नहीं समझे, वो कह रहा है 80 से टेम्परेचर डाउन हुआ है 64 5 मिनट में और 52 10 मिनट। 80 से 64 गया 5 मिनट में और 10 मिनट में वो 52 पे था, तो यहां तक तो 5 मिनट ले चुका, यहां से अगले में वो 5 मिनट ही लिया है, ठीक है। या फिर ये भी ले सकते हो कि 80 से 64 5 मिनट में और 80 से 52 10 मिनट में, 80 से 52 भी ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। इसी तरह के सवाल आएंगे आगे, ये देखिए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल फ्रॉम 70 to 60 इन 5 मिनट एंड टू 54 इन द नेक्स्ट 5 मिनट, तो अगले 5 मिनट में वो कहां पहुंचेगा। अच्छा देखो चारों सवाल अलग हो गया, एक सवाल में तो 10-10 के इंटरवल में टाइम पूछ लिया था, दूसरे सवाल में उसने 10 मिनट में यहां पहुंचा तो अगले 10 मिनट में कहां पहुंचा ये पूछ लिया था, तीसरे में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पूछ लिया था। ये कह रहा है कि यहां से यहां गया है 5 मिनट में, तो यहां से यहां नेक्स्ट 5 मिनट में कितना पे जाएगा, नीट 2014 का सवाल है, बताओ। डन, करा दिए सारे सवाल, करा दिए सारे सवाल, ऐसे ही सवाल होते हैं, ठीक है। तो कल के स्लाइड के लास्ट में ये में भी रह गया होगा, तो ये करना था, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। रेडिएशन इज अ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो इंफ्रारेड के थ्रू होता है, आईआर रेडिएशन, आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू ही थर्मल वेव मूव करता है। द इंफ्रारेड को हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन को हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। तो क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन, इसको क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे गर्मी के दिनों में हम जनरली व्हाइट क्लॉथ पहनना क्यों पसंद करते हैं ना, गर्मी के दिनों में जनरली हम व्हाइट क्लॉथ पहनना क्यों पसंद करते हैं। तो देखो जब भी कोई रेडिएशन हमारे बॉडी पे पड़ता है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, लेकिन बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम समझेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब भी कोई बॉडी जब भी कोई हीट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन हमारे बॉडी पे पड़ता है, जब भी कोई हीट और थर्मल रेडिएशन हमारे बॉडी पे पड़ता है, तो उस रेडिएशन को हम 3 तरीके से ट्रीट करते हैं। पहले कुछ तो हम उसको रिफ्लेक्ट कर देते, भाई रिफ्लेक्ट कर दिया, हमको वो नहीं चाहिए, रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ को हम एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से कुछ तो हम रख लेते हैं,
मतलब जो हम लेते हैं उसमें से कुछ हम रख लेते हैं और कुछ को फाइनली ट्रांसमिट कर देते हैं, है ना, कुछ को फाइनली हम क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो मान लो ये रेडिएशन हमारे बॉडी पे आया, मान लो ये रेडिएशन हमारे बॉडी पे आया, ये इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे बॉडी पे आया, हीट रेडिएशन, ये रेडिएशन हमारे बॉडी पे आया, वो रेडिएशन की एनर्जी हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना, क्यू मान लेते हैं। अब इस रेडिएशन में से कुछ पार्ट तो हम यहीं पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बॉडी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी, ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्यू आर रिफ्लेक्ट हो गया। और इसमें से कुछ हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, लेकिन उस सारा एब्जॉर्ब नहीं रहता है, कुछ ही इसमें से एब्जॉर्ब रहता है, कुछ इससे ट्रांसमिट कर जाता है, कुछ इससे फाइनली क्या होता है, ट्रांसमिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है क्यूटी, और कुछ पार्ट ही इसमें बच जाता है, कुछ पार्ट इसमें बच जाता है, उसको कहते हैं क्यू ए। मतलब ये इंसिडेंट रेडिएशन थे, इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी है आपका क्यू, ये है आपका एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ये है आपका एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ये है आपका ट्रांसमिटेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी, ये है आपका ट्रांसमिटेड एनर्जी, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ये आपका रिफ्लेक्टेड एनर्जी। कुछ तो इसने एब्जॉर्ब किया, कुछ तो इसने एब्जॉर्ब किया, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ ट्रांसमिट कर दिया। ये सभी प्रकार के बॉडी के लिए ये प्रॉपर्टी सेम होता है कि अलग अलग होता है? सभी प्रकार के बॉडी के लिए सेम होता है कि अलग अलग होता है? सर सभी प्रकार के बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होगी, सारी बॉडी सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं। तो एक बॉडी की हम कैपेसिटी डिफाइन करते हैं आर, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस मतलब कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ बटा कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, है ना। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड इज क्यू आर, कितने में से एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ, क्यू में से, तो क्यू आर बाई क्यू आता है ये। और दूसरा है बेटा एब्जॉर्बटेंस, ये रिफ्लेक्टेंस है, ये एब्जॉर्बटेंस, यस एब्जॉर्बटेंस, ये होगा क्यू ए बटा क्यू, टोटल हीट का कितना फ्रैक्शन उसने एब्जॉर्ब किया, और लास्ट में उसने ट्रांसमिट हो गया, उससे बाहर निकल गया, ये इसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस। ये होगा क्यूटी बाई क्यू, ये होगा क्यूटी बाई क्यू, इसको कहते हैं बेटा ट्रांसमिटेंस, कितना हीट ट्रांसमिट किया, कितना हीट ट्रांसमिट किया। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ू, आर प्लस ए प्लस टी, तीनों को जोड़ू, तो आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर बाई क्यू, ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए बाई क्यू, टी की वैल्यू कितनी है, क्यू टी बाई क्यू, ये तीनों आ गया। इन तीनों का सम मतलब आर ए और टी का सम निकाल, तो आर प्लस ए प्लस टी बराबर, यहां पे क्यू एलसीएम लेंगे, हाँ ऊपर में होगा क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। अब मुझे बताओ जितनी एनर्जी आई थी ये क्यू, उसी एनर्जी में से तो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ था, कुछ एब्जॉर्ब हुआ था, कुछ ट्रांसमिट हुआ था। तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये कह सकते हो कि जितनी एनर्जी आई थी उसमें कुछ एब्जॉर्ब, कुछ ट्रांसमिट और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। तो इन तीनों का सम क्या होगा, क्यू के बराबर। तो क्या इससे हम इसको कट कर सकते हैं, हाँ, तो ये प्लस ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस ये बॉडी की म्यूचुअल प्रॉपर्टी है ना। इन तीनों का जो सम है, इसमें रिलेशन होता है, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन तीनों का सम 1 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम गर्मी के दिनों में व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो परफेक्ट व्हाइट बॉडी जो होता है, परफेक्ट व्हाइट बॉडी वो सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसका रिफ्लेक्टेंस 1 होता है। तो हम तो जानते हैं एब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस का सम 1 होता है, हाँ। तो आर कोई 1 रख दोगे तो क्या ये भी 0 टी भी 0, हाँ, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता एनर्जी को, इसलिए आपको गर्मी के दिनों में वो एनर्जी ही एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो आपको कोई हीट महसूस नहीं होता, वो सारा क्या कर देता है, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्ट कर देता है, परफेक्ट व्हाइट बॉडी।
और अगर आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, परफेक्ट 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 ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, ब्लैक बॉडी, रफ ब्लैक इज मोर ब्लैक, है ना, एक होता है नॉर्मल ब्लैक, एकदम रफ ब्लैक, है ना। तो जो एकदम ब्लैक बॉडी होता है वो सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एब्जॉर्बटेंस 1 होती है, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, वो ट्रांसमिट भी नहीं करता, वो ट्रांसमिट भी नहीं करता, सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए आप देखोगे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो एकदम ब्लैक कलर पहनते हैं। क्यों ब्लैक कलर पहनते हैं? क्योंकि उस सैटेलाइट की नजर में नहीं आएंगे। अब मान लो कि ये टेररिस्ट साहब है ब्लैक कलर का एकदम, अब इसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लिया, है ना, ब्लैक लेयर एकदम ब्लैक ब्लैक ही पहन लिया। तो जब ब्लैक ही पूरा पहन लिया तो इस पर हम सैटेलाइट से रेडिएशन छोड़ के पता करेंगे वो कहां है। अब ये सारे रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, तो हमको दिखेगा ही नहीं। व्हाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखोगे कि कोई ब्लैक पहना है ना तो आंखों को बहुत सूदिंग लगता है। क्यों? क्योंकि सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट करता ही नहीं, तो वहां पे हमें मुझे एब्सेंस दिखता है। तो एक्चुअल में आप ब्लैक नहीं देख पा रहे, आप एब्सेंस ऑफ कलर देखते हो। जैसे हाथों से कलर आ रहा है, मुंडी से कलर आ रहा है, इससे कलर आ रहा है, व्हाइट से कलर आ रहा है, तो ये एब्सेंस ऑफ कलर दिखता है, वो एब्सेंस ऑफ कलर दिखता है। उस एब्सेंस ऑफ कलर को आप पहचान पाए, हाँ पीडब्ल्यू के आतंकवादी, ये देखो ब्लैक, हाँ इसीलिए। अच्छा, मैं अगर व्हाइट कलर पहन के पढ़ाऊं ना तो आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, बिल्कुल इरिटेटिंग लगेगा, वो एकदम चमकता हुआ भग भग करेगा जैसे येलो कलर। मैं याद है मुझे क्रैश कोर्स में, पहले ड्रेस तो था नहीं तो अपन कोई भी कलर पहन के पढ़ाने आ जाते थे। जब कोई भी कलर पहन के पढ़ाने आ जाते थे तो कभी मैंने एक दिन ना येलो पहन लिया, येलो पहन के लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो अलग से ही बोर्ड वोर्ड छोड़ के, मुंडी उंडी छोड़ के, ये पीला एकदम चमक रहा है ऐसे तो भग भग, तो वो होता है। अगर मैं व्हाइट कलर पहन के पढ़ाऊं ना तो व्हाइट में आपको अजीब सा वो होगा। ब्लैक बोर्ड में ब्लैक क्यों रखता हूं, तो ब्लैक इसलिए रखता हूं कि वो थोड़ा सा आंखों को सूदिंग लगता है मेरे लिए। अगर मैं व्हाइट या ग्रीन लेके पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा मुझे इरिटेटिंग लगेगा, ठीक है। तो ब्लैक क्या करता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्बटेंस इसका 1 होता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक क्या करता है, अच्छा व्हाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज्यादा, तो आपकी आंखों में एकदम रे चुप चुप गया है ना। अब है कि एनी बॉडी, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ कहता है कि अब बॉडी एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी, एनी टेम्परेचर टी रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसके यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट होता है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज फोर्थ पावर ऑफ इट्स, फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर है, ये बात हम अब एब्जॉर्बटेंस रिफ्लेक्टेंस की नहीं कर रहे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। यहां पे बेटा अब तुमको क्या सिखाया था, यहां पे बस तुम्हें ये सिखाया कि अगर बाहर से कोई रेडिएशन इस पे फॉल करता है तो उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, कितना उसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा और कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कौन से रेडिएशन की बात हुई है, ये बॉडी की खुद की रेडिएशन थी कि बाहर से आया था? फटाफट कमेंट करके बताइए। ये बाहर से इंसिडेंट रेडिएशन था, ये बाहर से इंसिडेंट रेडिएशन। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बॉडी एट एनी टेम्परेचर टी रेडिएट्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। मान लो कोई ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका क्रॉस मतलब सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, ये बॉडी का जो सरफेस एरिया है, ये बेटा ए है, सरफेस एरिया, इस बॉडी का सरफेस एरिया ए है, सरफेस एरिया ए है, इस बॉडी की टोटल सरफेस एरिया ए है। और मान लीजिए कि ये टी टेम्परेचर में है और ये इसने एनर्जी रेडिएट किया, टोटल एनर्जी जो रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट्स टोटल लिख देता हूं, टोटल एनर्जी रेडिएट्स थ्रू एरिया ए इन टाइम टी इज ई। तो ई जो एनर्जी रेडिएट्स मैंने लिखा है, ये किसी एक यूनिट एरिया का है कि टोटल एरिया का है? एक यूनिट एरिया का है कि टोटल एरिया का है? ये क्या है, एक यूनिट एरिया का है कि टोटल एरिया का? पता है?
बायो को तो यूनिटरी मेथड समझाने में हालत खराब हो जाती है। देख ध्यान से, अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर टी रेडिएट्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ये स्टीफेंस लॉ, ये स्टीफेंस लॉ। लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, एक बॉडी जिसकी सरफेस एरिया ए, टेम्परेचर उसका टी, टोटल एनर्जी रेडिएट्स थ्रू एरिया ए इन टाइम टी इज ई, थ्रू एरिया ए इन टाइम टी इज टी। ये तो अगर मैं ये वाला टर्म लिखूं, एनर्जी रेडिएट्स, एनर्जी रेडिएट्स, एनर्जी रेडिएट्स, एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी रेडिएट्स, एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अगर मैं ये आपसे पूछूं एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये बोलते हैं कि टी का पावर 4 ये होता है। यही तो स्टीफेंस लॉ है कि एनर्जी जो एक यूनिट एरिया से एक सेकेंड में निकलता है वो टेम्परेचर का पावर 4 होता है। अब अगर टोटल एनर्जी ई है तो एक यूनिट एरिया से क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी ई था वो ए एरिया से था, तो एक यूनिट एरिया से ए से डिवाइड कर दो। टोटल एनर्जी टी टाइम में जो था वो ई था, तो पर सेकेंड जो होगा वो टोटल टाइम टी से डिवाइड कर दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। और यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है वो हो जाता है आपका स्टीफेंस कांस्टेंट, वो आएगा ई बटा ए टी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी का पावर 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 5 6 नहीं 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये सिग्मा की वैल्यू देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने याद रखा है। पहला कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मुझे याद रहती है, सिग्मा। सिग्मा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सिग्मा का, यूनिट अगर निकालेंगे तो देखो बेटा, ये एनर्जी बटा टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम तुम्हारा पावर हो जाएगा वॉट, मीटर स्क्वायर, और केल्विन का पावर 4। एकदम सही है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, चलो मैं जूल रख देता हूं, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। जूल बाई सेकेंड आपका वॉट हो जाएगा, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ये वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ठीक है, चलो देखो, तो ये जो तुम्हारा आया, ये जो तुम्हारा आया बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया है कि टोटल एनर्जी रेडिएट्स थ्रू एरिया ए इन टाइम टी इज कैपिटल ई। तो कैपिटल ई टोटल एनर्जी है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एनर्जी बाई यूनिट एरिया, तो एक यूनिट एरिया से कितना होगा, टोटल एनर्जी ई है तो एक यूनिट एरिया से होगा ई बाई ए, टोटल टाइम टी में था इतना, पर सेकेंड होगा ये जो होता है, ये जो होता है, ये स्टीफेंस ने बोला था कि ये टर्म टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, टोटल एनर्जी रेडिएट्स, टोटल एनर्जी रेडिएट्स मतलब यहां से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो यहां से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, 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 यहां से एनर्जी रेडिएट, तो टोटल एनर्जी रेडिएट्स, टोटल एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड मतलब ई बाई ए टी, टोटल एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड मतलब ई बाई ए टी, ई बाई ए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, ई बाई ए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, E by AT is directly proportional to T का पावर 4, E by AT is directly proportional to T का पावर 4, E by AT is directly proportional to T का पावर। ठीक है, तो यहां से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा तो ये क्या जाएगा सिग्मा, सिग्मा आपका क्या होता है, सिग्मा आता है स्टीफेंस कांस्टेंट। सर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा फिर, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा सिग्मा ए स्मॉल टी क्या है टाइम, टोटल टाइम इनटू कैपिटल टी का पावर 4। अगर आपसे पूछता है कि मान लो कि ए एरिया से एनर्जी एक्स रिलीज हुआ तो 2 एरिया से कितना होता, अगर 2 एरिया होता तो एरिया का डबल, टी टाइम में एक्स एनर्जी रेडिएट हुआ है तो टोटल 2t टाइम में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक यूनिट एरिया से एक सेकेंड में टी का पावर 4 होता है, तो 2 यूनिट एरिया से क्या होगा, डबल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के पर एनर्जी जितना रेडिएट होता है टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये टोटल एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी रेडिएट्स, टोटल एनर्जी रेडिएट्स थ्रू एरिया ए एंड थ्रू टाइम टी, तो एरिया और टाइम के प्रोपोर्शनल होगा टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूला आ गया बेटा, ये फॉर्मूला आ गया, देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा ए स्मॉल टी टी का पावर, सिग्मा ए स्मॉल टी टी का पावर। यहां पे अगर R इज द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट होता, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट होता तो इसको आप लिख सकते E बराबर
सिग्मा ए स्मॉल टी कैपिटल टी का पावर 4, अच्छा सॉरी पाई, सिग्मा पाई आर स्क्वायर स्मॉल टी एंड कैपिटल टी का पावर। अच्छा ये जो लॉ दिया है, ये जो लॉ दिया है इसमें करेक्शन है, इसमें करेक्शन है फॉर एनी ब्लैक बॉडी, फॉर एनी ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ लॉ है, फॉर अ ब्लैक बॉडी। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए, क्या बात कर रहे हो, ये सिर्फ लॉ ब्लैक बॉडी, क्या ब्लैक बॉडी ही टी टेम्परेचर पे इतना हीट रेडिएट करेगा? नहीं, लेकिन स्टीफेंस ने ये लॉ जो दिया था वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए दिया था। स्टीफेंस ने ये जो लॉ दिया था वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे ये समझिएगा कि फॉर अ ब्लैक बॉडी, पूरी ब्लैक बॉडी की बात हो रही है कि अगर ब्लैक बॉडी टी टेम्परेचर पे है तो उससे जो एनर्जी रेडिएट होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड वो टी के पावर 4 होगा। फॉर अ ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर टी रेडिएट्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड फॉर अ ब्लैक बॉडी। तो कैसे नॉर्मल बॉडी के लिए क्या होगा? नॉर्मल बॉडी के लिए क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी की जो कैपेसिटी होती है रेडिएट करने की वो कम होती है, ब्लैक बॉडी से कम होती है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे आप तो सर अभी कह रहे थे कि ब्लैक बॉडी पे अगर कोई रेडिएशन फॉल करता है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा सर, वो तो रेडिएट रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, हाँ नहीं करेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां पे दो बातें हैं और दोनों बातें में फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। ये ब्लैक बॉडी है, हाँ सर है, इस पर हीट आएगा तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर हीट आएगा तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसके पास हीट पहले से है और बारी आएगी इमीट करने की, यहां पे इमीट नहीं था, रेडिएट नहीं था, यहां पे इमीट नहीं था, यहां पे इमीट नहीं था, यहां पे क्या था? एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिटेड। एब्जॉर्ब मतलब बाहर से आया तो एब्जॉर्ब किया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब था, रेडिएशन नहीं था। ये अब रेडिएट किए, खुद की एनर्जी रेडिएट होने की बात हो रही, खुद की एनर्जी रेडिएट होने की बात हो रही। तो खुद की एनर्जी जो रेडिएट होने की बात कर रही है, तो यहां पे एक टर्म आता है इमिसिविटी। सर इमिसिविटी या नहीं है? अरे इमिसिविटी मतलब खुद कितना निकालेगा। अच्छा, खुद कितना निकालेगा, इमिसिविटी निकालने की बात हो रही है, यहां पे खाने की बात हो रही थी। तो जब खाने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा कौन खाएगा? सर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा खा लेता है, वो थोड़ा भी नहीं छोड़ता है और अपने थ्रू ट्रांसमिट भी नहीं कराता, पूरा दबोच लेता है। उसकी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब खाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और अब सी बात है, किसी टाइम पे कोई ज्यादा खाएगा वही ज्यादा निकालेगा। रिफ्लेक्टेंस कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कितना बाहर से आया उसको बचा के रख लिया, और कितना ट्रांसमिट कर दिया, ये वाली बात थी। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। अब हम बात करेंगे इमिसिविटी। इमिसिविटी इज अ डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट फील्ड। इमिसिविटी, ये रिफ्लेक्टेंस है, एब्जॉर्बटेंस है, ट्रांसमिटेंस है, ये अलग है। इमिसिविटी, इमिसिविटी। एक होता है प्रोवोस्ट थ्योरी, मैं आपको बताऊं प्रोवोस्ट थ्योरी, बहुत छोटी छोटी थ्योरी इसमें बताता हूं। प्रोवोस्ट, प्रोवोस्ट थ्योरी ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि गुड इमीटर, नहीं नहीं नहीं, ये क्रिचॉप्स थ्योरी लो, क्रिचॉप्स लॉ, क्रिचॉप्स लॉ वो बता दो, प्रोवोस्ट थ्योरी भी अभी बता दो। क्रिचॉप्स लॉ, क्रिचॉप्स लॉ बताता है कि गुड इमीटर, इमीटर, इमीटर मतलब इमिसिविटी वाली बात हो रही है, निकालेगा कौन? इमिसिविटी, जिसकी इमिसिविटी हाई होगी। गुड इमीटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमीटर, उल्टा भी हो सकता है। गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। अबे जो ज्यादा खाएगा वही ज्यादा निकालेगा, सिंपल सी बात है, क्या समझा रहे हैं? इतनी छोटी सी चीज समझाने में क्या है? जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा निकालेगा। एक मिनट बेटा, बताओ किरचॉफ लॉ क्या है?
तो क्रिचॉफ्स लॉ है, सिंपल सी बात है। गुड इमीटर, इमिसिविटी जिसकी हाई होगी इज ई गुड एब्जॉर्बर। गुड इमीटर इज ए गुड एब्जॉर्बर। जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा निकालेगा, सीधी बात है भाई। बात जब खाने की होगी तो जो सबसे ज्यादा खा लेगा तो उसके ऊपर जो आएगा, हीट आएगा, जो सबसे ज्यादा खाएगा वो जब निकालने की बात होगी तो सबसे ज्यादा वो निकालेगा, हीट निकालेगा। और क्या निकालेगा? क्या पढ़ रहा है तू यहाँ पे? बायोलॉजी पढ़ रहा है क्या? बायोलॉजी में वही होता है, जितना खाएगा उतना निकालेगा। वही यहां है, जितना खाएगा उतना निकालेगा। तो जिसकी खाने की क्षमता ज्यादा है उसकी निकालने की क्षमता ज्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली। जो खाएगा ही कम वो निकालेगा क्या? तो एक तरफ तो आप पढ़ते हो बेटा, एक तरफ आप करते हो जब हीट इंसिडेंट होता है, हीट इंसिडेंट होता है। तो हीट इंसिडेंट होता है तो आप पढ़ते हो रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस का मतलब होता है तुरंत से सबको भगा देना, मतलब बाहर का कोई आने ही नहीं देना। मतलब समझ रहे हो? ये रिफ्लेक्टेंस मतलब एकदम अल्पहारी, बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता, उसको कुछ भी दो। नहीं होता है कुछ दो चार लोग खाना दोगे एक ऐसे टुकड़ा पकड़ के मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। तो ये वाली बात है, मेरा तो हो गया। होता है ना कुछ लोग बेवकूफ टाइप के, है ना, खाना दो उनको, मेरा तो हो गया। तो रिफ्लेक्टेंस उनका बहुत हाई होता है, वो खाते ही नहीं। रिफ्लेक्टेंस या वो फिर ट्रांसमिटेंस, मतलब वो तो निकाल, मतलब अपने थ्रू बाहर कर देंगे, पास कर देंगे, दूसरे को दे देंगे। एब्जॉर्बटेंस ये होता है। जब हीट इंसिडेंट करता है तो बॉडी की ये तीन प्रॉपर्टी होती है। और जब हीट इमिट करता है, हीट रेडिएशन जब इंसिडेंट करता है तो ये होती है। हीट रेडिएशन जब इमिट करता है, जब इमिशन होता है, हीट रेडिएशन का इमिशन होता है। ये यहां पे फॉल नहीं किया, अंदर से निकाल रहा है। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं एक प्रॉपर्टी इमिसिविटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग बात हो गई ना, ये अलग समय की कैपेसिटी है कि कौन कितना इमिट करेगा। जो जितना खाएगा उतना इमिट करेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? जो जितना खाएगा उतना इमिट करेगा, सिंपल सी बात है। जो जितना खाएगा उतना इमिट करेगा। तो ब्लैक कलर की इमिसिविटी वैल्यू होती है। जब यहां पे ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी हम लिख रहे थे फॉर ब्लैक बॉडी, तो ATR में ए तो उसका 1 होगा, तो RNT 0 होगा। और इमिसिविटी is also 1 for the black body. इमिसिविटी फॉर ब्लैक बॉडी इज 1। सबसे ज्यादा इसी की इमिसिविटी होती, बाकी सब की इमिसिविटी से क्या होगी? कम। तो इमिसिविटी को कैसे डिफाइन करते? ई इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी, इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाई इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हो, जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हो, है ना, रिलेटिव। तो E इज द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। ये क्या है? इमिसिव पावर, इमिसिविटी, या इसी को हम इमिसिव पावर भी बोलते हैं, इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर या इमिसिविटी बराबर होता है इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी का यहां आ जाएगा। ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी क्या होती है? 1 होती है ना। तो आप इसको यहां ले जाएंगे, इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी ये होता है किसी बॉडी का इमिसिव पावर, तो अब देखना ध्यान से। ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी मैंने क्या लिखा था? 1। तो इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी को हम ई से डिफाइन करेंगे, क्योंकि ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इमिसिव पावर आ जाएगा आपका। ई क्या है? इमिसिव पावर। ये आपका इमिसिव पावर आ जाएगा। अब यही स्टीफेंस लॉ अगर आप ब्लैक बॉडी के लिए लिखते हो, फॉर ब्लैक बॉडी, अगर ये ब्लैक बॉडी के लिए लिखोगे, तो ये हो जाता है बेटा E बराबर सिग्मा, और E की वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं यहां पे, सिग्मा A स्मॉल t इंटू टी का पावर 4। और यही स्टीफेंस लॉ एनी बॉडी के लिए लिखो, किसी बॉडी के लिए लिखोगे, तो यहां पे एक इसकी इमिसिविटी का फैक्टर E आ जाएगा। तो यहां पे E बराबर होगा सिग्मा A स्मॉल t का पावर 4 इंटू स्मॉल t हो रहा है। क्योंकि ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी 1 होती है,
लेकिन दुनिया के हर बॉडी की इमिसिविटी तो अलग अलग होगी, तो उस बॉडी की इमिसिविटी और इमिसिव पावर ई के टर्म्स में हमें स्टीफेंस लॉ लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? सो ब्लैक बॉडी के लिए लिखते तो ये आएगा, और किसी बॉडी के लिए लिखते तो वहां पे ई का फैक्टर आएगा। यहां पे ई का फैक्टर अगर 1 रख दोगे तो ब्लैक बॉडी के लिए हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? बस इतना सा है, बस इतना सा, और कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज प्रोवोस्ट थ्योरी। एक होता है प्रोवोस्ट थ्योरी। प्रोवोस्ट थ्योरी कहती है कि इफ बॉडी is at temperature T, is at temperature T, placed in an environment, environment where temperature is T naught. If body is at temperature T, placed in an environment where temperature is T naught, then it emit radiation and absorb some radiation simultaneously. Absorb some radiation simultaneously. ये कुछ रेडिएशन इमिट भी करेगा और ये कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा। तो इसमें दोनों चीज लगाएंगे, क्या दोनों चीज लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे नेट हीट बराबर हीट इमिट और माइनस हीट रेडिएट्स, सॉरी हीट एब्जॉर्ब्ड। वो कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा, और वो भी जो एब्जॉर्ब करेगा किसी टी टेम्परेचर पे, वहां पे स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग वही फैक्टर निगेटिव में आएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ये इमिट कर रहा है ना, ये इमिट कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो नेट इमिशन जो आएगा वो आएगा आपका सिग्मा, बॉडी की एरिया ए है, इन टाइम टी की बात कर रहे हैं तो टी का पावर 4 माइनस सिग्मा ए स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी का पावर 4। यहां से आप ये टी नॉट का पावर 4, यहां से सिग्मा ए स्मॉल टी बाहर निकाल देंगे तो टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 ये आ जाएगा। और यही जो मैथमेटिकली डिफाइन किया था, इसको कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। सर ये प्रोपोज थ्योरी की स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है। ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ जो है ना, वो इसको मैथमेटिकली दिया था, मैथमेटिकली इक्वेशन दिया था। तो ये इक्वेशन जो आया है इसको कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, और इसी बात को थ्योरेटिकली प्रोपोज थ्योरी कहता है। देखिए ठीक है, एनवायरमेंट का स्पेलिंग ई से होगा, ठीक कर दिया बेटा। उसके अलावा भी नीचे वाली चीज समझनी थी, है ना, इससे ज्यादा तो समझ आया नहीं होगा तुम्हें। ये देख ले तो जितना रेडिएशन इमिट हो रहा है वही नेट रेडिएशन नहीं होता है। और ऐसा तो है नहीं कि बॉडी का कोई टेम्परेचर है और इन्वायरमेंट का कोई टेम्परेचर नहीं होगा, इन्वायरमेंट का भी तो कुछ टेम्परेचर होगा। हेलो 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 हेलो, चलिए क्या कह रहे बेटा? ई नहीं दिख रहा है तो बात समझ जाओ कि ब्लैक बॉडी के लिए, फिर इसलिए ई नहीं दिख रहा है। अगर ब्लैक बॉडी के लिए होता तो ई दिखता। हाँ बताओ, ई क्यों नहीं लगा? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम इंप्रेस्ड, तुम समझ गई। पक्की बात है ब्लैक बॉडी के लिए रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा है। बताइए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? क्या आगे बढ़े? तुमको क्या लगता है? एक दो क्वेश्चन कर ले फिर आगे थ्योरेटिकल डिस्कशन करें। हाँ चलिए, डाउट है?
ये सवाल देखिए, बाकी मैं डाउट बता देता हूं। क्यू नेट होगा या क्यू लॉस होगा, मतलब नेट रेडिएशन बोल दो उसको। क्या कह रहे हो सर? ये स्टीफेंस लॉ और प्रोपोज थ्योरी का कनेक्शन है बेटा। कई बार क्या होता है ना कि दो लोग सेम ही चीज पे काम कर लेते हैं, तो थ्योरी वाली बात हो गई और वो मैथमेटिकल बात हो गई। क्लियर है क्या सर? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन अप्लाइड ओनली फॉर ब्लैक बॉडी? नहीं, देखो बेटा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और स्टीफेंस लॉ सारी बॉडी के लिए होता है। जब ई का वैल्यू 1 रख दोगे तो ब्लैक बॉडी, और कोई और बॉडी है तो ये ई के टर्म्स में होगा या ई का वैल्यू दिया होगा, और कोई बात नहीं, आसान है। ठीक है। सर ने कैसे लेट किया है 2t माइनस टी, कोई प्लीज बता दो। नशा करके लेक्चर देखो बेटा, देखो इधर। हीट इज फ्लोइंग through the cylindrical rod of same material. The dimension of the rod are in the ratio 1:2. The diameters of the rod is 1:2 and the length are in the ratio 2:1. If the temperature difference between the ends is same, then the ratio of amount of heat conducted through the per unit time will be. तो डायमीटर का रेशियो है, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है बटा लेंथ। तो ये 1:2 है, तो इसका स्क्वायर तो नीचे 4 आ जाएगा और लेंथ नीचे 8 आ जाएगा, तो ये 1:8 आएगा क्या? 1:4 आ रहा है। डायमीटर्स ऑफ द रॉड आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो उसका स्क्वायर होता है ना एरिया, तो डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा रॉड का लेंथ भी है, लेंथ 2:1 है, तो 8 आएगा यार। सी जवाब दे रहे हो क्या? तुम भी सोचिए कि जैसे मैं किया बेटा, मुझे तो आदत है, मैंने। अच्छा एक बात सुनो, बहुत ईमानदारी से एक बात बताऊं, तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो, तीनों सब्जेक्ट में बॉटनी जूलॉजी अपने आप में एक महान सब्जेक्ट है। उसके बाद बेटा केमिस्ट्री में तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब पढ़ते हो, फिर फिजिक्स में तुम सारा रे ऑप्टिक्स से रोटेशन से लेके सब। तो तुम्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले चाहे कितना भी आसान आपको दिख रहा हो आंसर, लेकिन बिना कलम के बिना कैलकुलेशन के आंसर मत दो। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये समझो कि मुझे तो आदत है सवाल करने की, और मैं ये पहली बार कर रहा हूं कि शायद 7वीं 8वीं बार कर रहा हूं। मैं ये सवाल 7वीं 8वीं बार कर रहा हूं, मोर नंबर ऑफ टाइम्स में भी ये सवाल मैं 12वीं बार कर रहा हूं। हो सकता है सवाल मैं 20वीं बार देख रहा हूं, और ये सवाल 20वीं बार नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो फॉर्मूला तो मैं शायद 50वीं बार देख रहा हूं। तो मेरे दिमाग में वो चीज 50 बार रहती है, और मेरे दिमाग में बस यही रहता है। और तेरे दिमाग में बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, बोटोनी भी है, जूलॉजी भी है, और फिर तू देख के फिर सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो बहुत छोटी सी गलती करेगा। ऐसा नहीं कह रहा कोई ब्लंडर गलती कर देगा, लेकिन छोटी सी गलती कर देगा कि तूने ऊपर रेडियस ही मान लिया, तो भाई आप नहीं कर पाओगे। बात समझो। तो हम वो लेवल कब अटेंड करेंगे? तुम लेवल 10 बार इसको हाथों से सॉल्व करके इस फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन कर लोगे, तब जाके तुमको वो चीज समझ में आएगी। समझ गए? समझ गए? और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और पहली बार दूसरी बार पढ़ रहा है, जो 12 साल से एक ही चीज पढ़ा रहा है, फोन कर लेगा आप कैलकुलेट देख के, भाई मैं कर लूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी वैसे करना है। और अब तुम कह रहे हो रेडियस की जगह डायमीटर, तो बहुत चोमू है यार। जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। मान ली इसने बोला है कि डायमीटर का रेशियो हमको दिया है d1:d2 1:2। सर डायमीटर का रेशियो दिया है, डायमीटर 1 को लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 1, और इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 तो कट गया, तो रेडियस का रेशियो भी तो 1:2 आया।
क्या बोलूं मैं, बस क्या बोलूं मैं। ये तुम्हारा डायमीटर का रेशियो, डायमीटर को हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2r1 और ये 2r2, 2 से 2 कट गया तो r1/r2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। r1/r2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो ये देखो, एक बढ़िया सवाल है। कंसीडर टू रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट S1 and S2. Conductivity is K1 and K2 and cross section area is A1 A2 and both have the temperature T1 and T2 at their ends. Both have temperature T1 and T2 at their ends. तो टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है, सेम लेंथ एंड स्पेसिफिक हीट S1 S2. स्पेसिफिक हीट इसका अलग है, कंडक्टिविटी इसका अलग है। स्पेसिफिक हीट S1 S2, कंडक्टिविटी K1 K2, टेम्परेचर इतना है। इफ द रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल, अच्छा रेट ऑफ हीट लॉस भी इक्वल है, dQ/dt, dQ/dt भी इक्वल है, तो इनमें से कौन सा सही होगा बताओ। सही है यार, dQ/dt बेटा इक्वल है, बेटा dQ/dt इक्वल है। लेंथ भी तुम्हारा सेम है, लेंथ भी तुम्हारा सेम है, सेम लेंथ, एरिया अलग है। एरिया इसका है कुछ A1 और इसका एरिया है कुछ A2। तो देखो दो रॉड है जिनका डेल्टा टी बेटा सेम है, डेल्टा टी बेटा सेम है, लेंथ सेम है, dQ/dt सेम है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक हीट एरिया अलग है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक हीट और एरिया अलग है। इसको करिए तो, इसको करिए तो, हेलो 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 हेलो, अच्छा आवाज चली गई थी क्या, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट आना चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने थर्ड दिया है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग कैसे बेटा, तो मैं यही समझा रहा था। इसने बोला है कि हीट लॉस ड्यू टू कंडक्टर इज सेम, तो हीट लॉस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, dQ/dt से। तो जो हीट लॉस है, हीट लॉस का रेट वो था dQ/dt, एंड dQ/dt इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाई एल, KA डेल्टा T बाई एल। जहां पे उसने बोला कि रेट ऑफ हीट लॉस सेम है, तो रेट ऑफ हीट लॉस को हमने सेम बोल दिया, डेल्टा टी सेम है इसको सेम बोल दिया, एल सेम है इसको सेम बोल दिया। तो तुम्हारा यहां से क्या आ रहा है कि के का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। जब ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी सब सेम है, दोनों बॉडी के लिए ये सेम है, तो के बराबर कांस्टेंट, तो K1 A1 बराबर K2 A2। किस बेसिस पे तूने स्पेसिफिक हीट यहां पे चिपकाया है, कहां यहां पे हीट ट्रांसफर में स्पेसिफिक हीट आ रहा है, कहां से कहां देखा है स्पेसिफिक हीट आता हुआ। साले शर्म करो, बायोलॉजी की सुगंध आ रही है तुमसे, दूर रहो। छी छी छी, स्पेसिफिक हीट
हीट लॉस में स्पेसिफिक हीट कहां छे फॉर्मूला dq बाई dt बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल है। अगर तुम्हें बोलता कि हीट ट्रांसफर से टेम्परेचर कितना लॉस हो रहा है तो सिंपल हीट लॉस बोला है, तो सिंपल हीट लॉस बोला है। अगर तुमसे बोलता है कि टेम्परेचर कितना लॉस होगा, टेम्परेचर कितना डिक्रीज करेगा, तो इस dq बाई dt को तू लिखता फिर m s स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। और ये चेंज इन टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट आता। अगर मैं पानी में से 10 कैलोरी हीट निकाल लूं और दूध में से 10 कैलोरी हीट निकाल दूं तो हीट लॉस कितना हुआ, दोनों का 10 कैलोरी हुआ। अब दोनों के टेम्परेचर में कितना फॉल होगा वो स्पेसिफिक हीट डिसाइड करेगा ना। बाप रे, इसलिए तुमसे सवाल नहीं होते बेटा, इसलिए तुमसे सवाल नहीं होते। देखो पूरी क्लास लेटी पड़ी है यहां पे। ठीक, अगर ऑफलाइन होता ना जूता निकाल के सबको मारता हूं वहीं पे, जूता निकाल के मारते। एक तरह से 19-20 का ही तो फर्क है थोड़ा सा। अबे हीट लॉस एंड टेम्परेचर फॉल में थोड़ा सा फर्क है, वो जूता निकाल के मारता हूं वहीं पे सबको। कंसीडर क्या लिखा है सवाल पर, सवाल पर कंसीडर टू रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। दो रॉड है जिसका लेंथ सेम है, देखो दो रॉड है जिसका लेंथ सेम है, स्पेसिफिक हीट अलग है। कंडक्टिविटी K1 K2, कंडक्टिविटी K1 एंड K2 अलग है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2, क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग है। एंड बोथ हैव टेम्परेचर T1 एंड T2 एट देयर डिफरेंस, देन रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन। देखो ड्यू टू कंडक्शन, तो कंडक्शन से जो हीट लॉस होता है उसका फॉर्मूला यही होता है। ये सेम है, डेल्टा टी सेम बोल दिया, लेंथ सेम बोल दिया, तो के का प्रोडक्ट सेम हो गया। यूज ये सेम है इस फॉर्मूले में, ये सेम है ये सेम है, तो K1 A1 होगा K2 A2। फॉलिंग टेम्परेचर की बात करता तभी तो हीट लॉस है, फॉलिंग टेम्परेचर होगा। अच्छा वैसे कैसा लगा सवाल, अच्छा सवाल था कि नहीं बताओ। और ये गलती कराने के लिए सवाल था, वैसे थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन ठीक है। सवाल गलती कराने के लिए था और उससे सीखने के लिए था कि आप दो चीजों को मिक्स ना करें ना, हीट लॉस कंडक्शन का, तो कंडक्शन का हीट लॉस बस ये इस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में स्पेसिफिक हीट तो नहीं है। अब जब तुमको डालना था स्पेसिफिक हीट तो पहले दिन सवाल उठा था कि सर सब तो ठीक है, यहां से जब हीट जताई उनने तो इस काहे ना हई, तो इसके जरूरत ना पड़ती ताकि हीट लॉस की बात हुई थी। यहाँ पे टेम्परेचर लॉस की तो बात हुई ना है कि कितना ठंडा होता है, कितना हीट लॉस होता है, कितना हीट जताई, कितना टेम्परेचर कम होता है, दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। कितना टेम्परेचर लॉस होती है और कितना हीट जाता है। ये दे एनर्जी दैट विल रेडिएटेड आइडियली रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। ये बहुत बेसिक सवाल है, 8वीं का सवाल है ये, कि 1 किलोवाट अगर पावर दिया हुआ है, 100 किलोवाट अगर पावर दिया हुआ है तो 1 घंटे में कितना एनर्जी ट्रांसमिट होगा बताओ। 1 घंटे में कितना एनर्जी ट्रांसमिट होगा बताओ, करो ये सवाल बोलो। अरे ठीक है, सॉरी सर की बात नहीं है, मैं तो डांटता हूं ना, और थोड़ा मन मन भी ना, पूरा क्लास में नहीं डांटूंगा तो मन ही नहीं लगता है। धीरे धीरे बुद्ध के राह पे चलेंगे ना, अचानक से थोड़ी ना चले जाएंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बुद्ध के राह पे जाएंगे ना। चलो, एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएट चलिए
करना आता है कि ये भी करूं? क्या आएगा बता? तो P को तू लिखता है एनर्जी बाई टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻3, 100 इंटू 10⁻3, तो हो जाएगा 100 इंटू, रे चल जाना भाई, इंटू टाइम को लिखेगा 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2, ये 1, ये 4 और ये 3, तो 10 का पावर 7, 2 3 5 6 7 हो गया, और 36 इंटू 10⁻7, ये 8वीं का सवाल था एकदम, 8वीं का सवाल था, दूसरा आंसर हो जाएगा। 74% लोग कर पाए, इसमें भी 11% लोग ये कह रहे हैं तू गधा का है क्या, एकदम गधा का है क्या, बता यार, बता तू गधा का है क्या? ये देख, emissive power for any surface is E, absorptive power is A and reflective power is R and transmittive power is T are related। अब देख, मैं तुम्हें बार बार चिक चिक के बता रहा था ना कि पहला 3 अलग है, आएगा खाएगा, चौथा अलग है जब निकालेगा, तो खाएगा का देख ले, निकाले वाला अलग है, खाएगा का देख ले, निकाले वाला अलग है, कर इसको, कर इसको कर। इमिसिव पावर ऑफ द एनी सरफेस इज ई, एब्जॉर्प्टिव पावर इज ए, रिफ्लेक्टिव पावर इज आर एंड ट्रांसमिटिव पावर इज टी। सबको ऐसे लिख दिया कि सब एक ही है, नहीं, खाएगा वाला अलग है, निकालेगा वाला अलग है, खाएगा वाला अलग है, निकालेगा वाला अलग है, तो सब खाएगा वाला को सबका सम एक होता है, निकालेगा वाला तो अलग है, उसका खाएगा वाला से क्या रिलेशन है, निकालेगा वाला अलग है, उसका खाएगा वाला से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो कितने बच्चे 1 में गया से पढ़ाई कर रहे हैं ये बताओ। तो आज मैं आपको मिलूंगा गया में शाम को 6 बजे, 5 बजे आ जाऊंगा मैं, 5-6 बजे, 6 बजे मिलूंगा, और कल संडे को दिन में मिलूंगा मैं। कल मैं रहूंगा, जा रहा हूं गया महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने, बुद्ध से दीक्षा लेने। हाँ, थोड़ा और गुस्सा को कम करना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, देख एंगर इशू है थोड़ा। हाँ तो ए आर एन टी का सम 1 होता है, ई का सम, ई के साथ इसका कोई सम डिफाइन ही नहीं है, ई के साथ कोई सम डिफाइन ही नहीं, ई के साथ कोई सम डिफाइन ही नहीं है, दूसरा आंसर हो जाएगा। यस, 85% लोग में सही है, आसान ही, बस इतना सा ध्यान रखना है। अच्छा, और क्लियर हो गया क्या, जो खाएगा वाला अलग होता है और निकालेगा वाला अलग होता है। वेयर इज गया? गया इज अ प्लेस इन बिहार वेयर महात्मा बुद्ध गॉट नॉलेज, आई विल गो देयर टू गेट नॉलेज। सिवान में क्या आ जाओ खाली गुंडई सीखने के लिए नहीं, आप शांति, पीस, ठीक है। आई क्लास का गुंडा उंडा कुछ नहीं, क्लास का महात्मा बुद्ध कौन है। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध इज नॉट अ जस्ट अ नेम ऑफ वन पर्सन, महात्मा बुद्ध इज अ नेम ऑफ इमोशन ऑफ द पीस, शांति, सद्भाव, है ना। तो आई एम नॉट दैट चीप वर्ड यू आर सेइंग, आई एम बुद्धा ऑफ क्लास, बुद्धा, नमो शांति, नमो शांति, बुद्धा ऑफ क्लास, वन एंड वन बुद्धा ऑफ क्लास इज मी। ये तो साजिश है तुम सबकी बदनाम करने की, आई एम वन एंड ओनली वन बुद्धा ऑफ क्लास, ठीक है। सब जगह बुद्धा होता है ना, नमो बुद्धा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अभी सवाल देखिए, सवाल तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, इमिटेड एनर्जी ये तो करा दिया। अच्छा, अब इसी में बीच बीच में थोड़े से थ्योरेटिकल सवाल हैं, इसको कर लेते जाते हैं, थोड़ा हमारा कंसेप्ट अच्छा होता जाएगा। द यूनिट ऑफ सिग्मा इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिग्मा? सिग्मा जब लिखा हो तो उससे क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? सिग्मा, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो सिग्मा का यूनिट क्या होता है जल्दी बताओ, सिग्मा का यूनिट क्या होता है जल्दी बताओ। सिग्मा का यूनिट होता है
वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। यही तो हमने पढ़ा था। मीटर स्क्वायर ऊपर कैसे जाएगा, गलत है। और जूल पर सेकेंड आना चाहिए, फिर मीटर स्क्वायर केल्विन तो ठीक है, लेकिन पर सेकेंड आना चाहिए ना। तो अगर ये एस होता तो सही होता, अगर मैं तो एस कर दूं बेटा तो ये भी सही हो जाएगा ना। ये 5 नहीं है, एक्चुअल में ऐसी है, वो नमक का नशा करके टाइप किया ऐसे ऐसे ऐसे, ये सही होगा। क्लियर? तो आप कह सकते हो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ये भी तो सही है। जूल पर सेकंड की तो वोट बोला था, मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ये भी सही है। अगर वो नीचे सेकंड होता तो, अगर वहां पे नीचे सेकंड होता तो। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। आगे देखो, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी इन टाइम टी इज वेयर ए इज द एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी इन टाइम टी इज वेयर ए इज द एरिया ऑफ द बॉडी। तो इन टाइम टी और एरिया इज द बॉडी, तो ये हो जाएगा सिग्मा टी ए टेम्परेचर का पावर 4, है ना। ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी रेडिएटेड टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी इन टाइम टी इज वेयर ए इज द एरिया ऑफ द बॉडी, तो सही है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड की बात कर रहा है। ये देखिए, टू बॉडी ऑफ द सेम नेचर सेम डायमेंशन एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, देन एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम पर यूनिट एरिया विल बी। तो एनर्जी रेडिएटेड मान लो ई है, तो एक यूनिट एरिया से तो ए से डिवाइड कर दो, टी टाइम से, ये पूछ रहा है, इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4 हो जाएगा। सेम नेचर का बॉडी है तो उसकी इमिसिविटी भी कॉमन आ जाएगी। स्टीफेंस कांस्टेंट तो सारे के लिए सेम रहता है। तो सिंपल है, रेडिएशन इस टेम्परेचर का पावर 4। अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50/100 का पावर 4 मतलब 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4 मतलब 1:16 इज आंसर। 1:16, 1:16 इज आंसर, ये आएगा आंसर 1:16। 1:16 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए तो बेटा 1:16 आएगा क्या, 1:16 आएगा क्या? वन इज टू 16 आंसर होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई, 1:16। जल्दी बताइए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए, प्रपोज थ्योरी मैंने ये बता दिया आपको। ये बताइए, two identical metal ball of temperature 200 degree Celsius and 400 degree Celsius kept in air at 27 degree Celsius, then ratio of net heat loss by the body is, है ना, net heat loss या net heat radiation, net heat radiation, बाहर जो हीट रेडिएट हो रहा है उसकी वैल्यू बताओ। तो बताओ तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो यहां पे आपको ना कई बार सवाल पढ़ते हुए कंफ्यूजन होगा कि सर यहां पे एग्जैक्टली मैं स्टीफेंस लॉ ही से काम चल जाएगा कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ लगाऊं, स्टीफेंस कांस्टेंट से काम चल जाएगा कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ लगाऊं? क्या रही यहां पे दिक्कत? एक मिनट। द टू बॉडी एट सेम नेचर एंड सेम डायमेंशन, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, देन एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट फ्रॉम पर यूनिट। अच्छा, केल्विन में रखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर को, यहाँ पे टेम्परेचर को इन सबको ऐसा यूनिट में रखेंगे तो केल्विन में रखेंगे। तो पहला टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर नहीं है बेटा, ये सिर्फ टेम्परेचर है। ये क्या है? सिर्फ टेम्परेचर। और इसका जो चेंज होता है वो ऐड करके चेंज होता है, मल्टीप्लाई करके होता तो ऊपर और नीचे काम चल जाता। तो 50 + 273 लिखेंगे। तो 50 + 273 ये पहले का आ जाएगा हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दूसरे का हो जाएगा 100 + 273 का पावर 4 का पावर 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 7 5 12 हासिल 2 1 3, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 373। अब ये सॉरी, हाँ 323 और ये जाएगा 373 का पावर 4। तो ये तो डबल नहीं है ना? नहीं, ये नन ऑफ दिस आएगा। सही पकड़े, सॉरी ये यहां पे एक गलती हो सकती है, मैं इसको ठीक कर देता हूं और आपको समझाता भी हूं, वो समझाता ही भी हूं कि यही आंसर क्यों सही होगा, यही आंसर क्यों सही होगा, नन ऑफ दिस क्यों आएगा। क्योंकि जब आप ये लिख रहे हो सिग्मा ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, जब आप लिख रहे हो तो इसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा। क्योंकि आप ये ऐसा यूनिट में लिख रहे हो, ये ऐसा यूनिट में लिख रहे हो, ये ऐसा यूनिट में लिख रहे हो, तो ऐसा यूनिट में आएगा सर। लेकिन मान लो कि मैं यहां पे डिग्री सेल्सियस में निकालना सीजीएस में निकालना चाह रहा हूं, तो सीजीएस में भी निकालना चाह रहा हो तो भी सीजीएस यूनिट टेम्परेचर का केल्विन ही होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। डिग्री सेल्सियस तो कोई यूनिट ही नहीं है। सर हमने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, सवाल किया है,
वो प्रैक्टिकल यूनिट है, कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है। वो कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है। डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ सीजीएस, एफपीएस, एसआई, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। तो अगर आप इसको एसआई यूनिट में लिखोगे, अगर आप इसको एसआई यूनिट में लिखोगे तो यहां केल्विन आएगा। अगर आप इसको सीजीएस यूनिट में लिखोगे तो भी यहां केल्विन आएगा, तो भी यहां केल्विन आएगा। अब आपका एक डाउट हो सकता है, आपका ये डाउट हो सकता है, सर ठीक है हम तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन जब हम रेशियो लिख रहे हैं सर E बाई ए टी का पहला बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, और दूसरा E बाई ए टी का सेकेंड बॉडी के लिए, सेकेंड बॉडी के लिए जब हम रेशियो लिख रहे हैं, पहले बॉडी के लिए लिखा हमने, दूसरे बॉडी के लिए लिखा, जब हम रेशियो लिख रहे हैं, जब हम ये रेशियो लिख रहे हैं पहले बॉडी के लिए और दूसरे बॉडी के लिए, तो भाई इसका यूनिट ऊपर जो लूं और नीचे वही यूनिट लूं तो कट जाएगा। तो इसको मैं केल्विन में से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेता हूं। भाई यूनिट कन्वर्जन ना मीटर से सेंटीमीटर में करोगे तो मल्टीप्लाई करके होता है, तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई उतना नीचे मल्टीप्लाई तो चल जाएगा। अगर तुम लेंथ के लिए ना लेंथ का रेशियो निकालो और लेंथ का रेशियो ऊपर मीटर नीचे मीटर लो, उतना ही आएगा जितना ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर लो तो आएगा ना। जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो बताओ क्या होगा सर, 1/2। अब मैं सेंटीमीटर में ना निकाल के मीटर में निकालूं तो 1 सेंटीमीटर को लिखूंगा मीटर में 1 × 10⁻² मीटर, और इसको लिखूंगा 2 × 10⁻² मीटर। तो ये कट के 1:2 ही आएगा। लेकिन जब आप यहां पे टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे, आप अगर डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर पता है तो आप 273 ऐड करके इसको केल्विन में लाओगे, और ये डिग्री सेल्सियस में पता है तो 273 ऐड करके इसको केल्विन में लाओगे, तो ऊपर ऐड हो रहा है नीचे ऐड हो रहा है तो रेशियो सेम नहीं आ पाएगा। तीसरी बात ये समझिएगा, तीसरी बात ये समझिएगा कि बहुत पहले जब हम ये सवाल करते थे dq बराबर mx डेल्टा टी, तो वहां पे अगर हम इसको एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो ये केल्विन में आएगा, और अगर हम एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो इसको डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर होने की वजह से जितना केल्विन में चेंज होगा उतना ही डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है, जितना केल्विन में चेंज होगा उतना ही डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है। इसीलिए यहां पे सारे सवाल हो गए थे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। होप मैं आपको समझा पाया ये कंसेप्ट, होप यहां पे मैं समझा पाया ये कंसेप्ट, ठीक है। तो 373 और 200 323 323 और 373 का रेशियो 1:16 नहीं आएगा। हाँ यार ट्रेन पकड़नी है, देर हो जाएगा, लेकिन भाई ट्रेन छूट जाए लेकिन पढ़ाई ना छूटे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रेन छूटे तो छूटे लेकिन क्लास ना छूटे। चलो आगे देख, प्रपोज्ड थ्योरी है, प्रपोज्ड, चल निकल। ये तो ठीक है बेटा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, क्योंकि उसने बोला है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी दिया है, ये 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 273, तो ये 473 केल्विन हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस 473 केल्विन, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 तो 673 केल्विन आ जाएगा ये, और ये 27 तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 473 माइनस 300 और 673 माइनस 300। देखो, और हमेशा ये गलती मत करना, ये गलती मत करना कि E बाई ए टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट का पावर 4। बच्चे गलती से ये कर लेते, मैं भी कर देता था पहले जब नया नया पढ़ाना शुरू किया था, तब ये कर देता था कि स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ को ये समझता था कि इन बॉडी का टेम्परेचर माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर का पावर 4। नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये असल में सवाल ये आता है T का पावर 4 माइनस T नॉट का पावर, ये आता है, ये आता है। ठीक है, तो ये आया 473 है ये, ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो ये देखो, टू बॉडी ऑफ सेम मटेरियल एट सेम टेम्परेचर एज शोन, देन फाइंड रेशियो ऑफ हीट लॉस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विल बी। ये क्या है? द बॉडी ऑफ सेम मटेरियल एट सेम टेम्परेचर एज शोन, देन
फाइंड रेशियो ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज, पर यूनिट एरिया पर टाइम विल बी 1:1। भाई जब इसका रेडियस r इसका r/2 है तो हमको टोटल हीट का रेशियो एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन तो करे पर यूनिट एरिया बताओ, तो भाई एक नेचर की बॉडी है तो पर यूनिट एरिया से जो हीट जाएगा वो तो 1:1 आएगा। बुर्बक बना रहा है, डी कह रहा है इसमें। हाँ अरे नहीं नहीं सही कह रहे हो, सॉरी 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 मैंने पढ़ा नहीं सवाल, एक बार करो तो ये सही कह रहे हो। सवाल थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था मैंने, सवाल गलत पढ़ लिया था, देखो एक बार। बताइए तो आंसर फर्स्ट नहीं होगा। 77% लोग सही कह रहे और 12% चमन चूमू है, क्योंकि चाहे एरिया कुछ भी हो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पूछा है ना, तो टोटल हीट एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन पर यूनिट एरिया से जो हीट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। चलिए बताइए, चलिए बताइए, चलिए देखिए। टू स्फीयर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियस इनटू 1:2, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड पर सेकेंड बाय देम इज। ये बढ़िया सवाल है, ये करिए। हेलो हेलो हेलो, चलिए ये करिए। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। किसको करिए तो, इसको करिए तो, लगाइए दिमाग। चलिए क्या लग रहा है आंसर बताइएगा प्लीज। ये सवाल थोड़ा अलग है, ये सवाल थोड़ा अलग है। क्या कह रहा है, टू स्फीयर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियस 1:2, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा सेम टेम्परेचर सेम है, हीट रेडिएशन से पर, तो एरिया के प्रोपोर्शनल एरिया रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, थर्ड आंसर आएगा। 76% लोगों ने सही किया। बाकी ये 10% जनता जो बी वाले हैं, सपना देख रहे हो क्या बेटा, सपना देख रहे हो क्या, कोई सपना देख रहे हो क्या। ये देखिए, टू ब्लैक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 मीटर at 200 Kelvin and 1 meter at 4000 Kelvin, it will have the ratio of energy radiation as, रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन मतलब इसने पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नहीं बोला, बोला रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन बताइए। तो रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन E1/E2 इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टेम्परेचर का पावर 4, ये लिखेंगे, ये हो गया पहले का, और सिग्मा A2 T2 टेम्परेचर का पावर 4 ये लिखेंगे।
सिग्मा सिग्मा कट गया क्योंकि स्टीफेंस कांस्टेंट तो हर बॉडी की सेम होगी ना, और पहले का रेडियस है 4 और दूसरे का रेडियस है 1, तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर तो 1 आएगा, और ये लिखो पाई आर स्क्वायर तो 16 आएगा, तो ये होगा 16:1। पहले का टेम्परेचर है 2000 केल्विन और दूसरे का है 4000, तो 2000 बटा 4000 का पावर 4, तो कट क्या आएगा, 2 का पावर 4 होता है नीचे 16, तो 16 से 16 कट जाएगा, तो 1:1 आंसर आ रहा है। टाइम हमें नहीं दिया है तो टाइम बाय डिफॉल्ट सेम मान लेंगे, तो टाइम दिया ही नहीं तो रखोगे कैसे, है ना। तो यहां पे आपका आंसर फिर से ए आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपका भी ए आया है? क्या आपका भी ए आया है? क्या आपका भी ए आया है? आया तो बता, नहीं तो मुंडी पकड़ के घुमा के 4 बार फेंक दूंगा युगांडा काली घाटी में। पकड़ आए, बच गया भी, उधर काली घाटी के घनी जंगलियों में ए करते रहता। चलिए देख, ट्रांसमिशन पावर ऑफ द सरफेस इज 1/c, मतलब स्मॉल टी, ट्रांसमिशन पावर मतलब ट्रांसमिटेंस, एंड रिफ्लेक्टिव पावर r इज 1/3, देन इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर a इज, तो एब्जॉर्प्टिव पावर a क्या होगा? एकदम फालतू वाहियात घटिया टाइम पास सवाल होता है ये, एकदम टाइम पास सवाल होता है ये। क्या है, क्या है, क्या है? देख देख देख, ऐसा है, वहां फेंक दूंगा ना कड़ी घाटियों में, एकदम काला जंगल, वहां पे एकदम रात में दिन में वहां पे आवाजें आती है भूत जिंदा प्रेतनी की, मस्त लाइफ रहेगा, यहाँ के टेंशन से खत्म, मस्त घनी जंगलों में भूत प्रेत के साथ रहना पीना होगा, खाना पीना फ्री में, खाना पीना मिलता है। चल 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी एब्जॉर्प्टेंस इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या होगा कि a बराबर हो जाएगा 1 - 1/6 - 1/3। बेटा 6 एलसीएम ले ले, तो 6 एलसीएम लेगा तो ये जाएगा 6 - 1 - 2, तो 6 में से 3 जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है क्या? 1/2 आ रहा है। देख मैच कर जाएगा बेटा तू, वहां पे तुम्हें अपनापन जैसा लगेगा, वहां बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, तुमको यहां अलग लगता होगा। तो यहां कंफर्टेबल महसूस नहीं करता ना धरती पे, यहां पर मतलब धरती पे तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता ना। तो खुद बता, तू धरती पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करता ना यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पर क्योंकि तू अलग जगह आ गया है बाय डिफॉल्ट। तुमको उसी, सच बता, नहीं करता ना, नहीं करता ना, मैं जानता हूं रे, तेरा दर्द समझता हूं मैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता ना। चल देख इधर, चल देख, इफ सेम अमाउंट ऑफ आइस is placed in a black and white cloth, then ice in a black cloth will, अगर मैं व्हाइट क्लॉथ पे एक आइस ब्लॉक रख दूं, व्हाइट क्लॉथ पे आइस ब्लॉक रख दूं और एक ब्लैक कलर पे आइस ब्लॉक रख दूं, तो आइस ब्लॉक किस पे जल्दी मेल्ट होगा? बताओ। If same amount of ice is placed in black and white cloth, then ice in a black cloth will melt more in black color. Melt more. Sorry, if same ice is placed in a black and white cloth, then ice in a black cloth will. अच्छा black color पे क्या होगा? जल्दी मेल्ट होगा मेरे हिसाब से, मेल्ट मोर। मान लो टी टेम्परेचर पे ब्लैक कलर है और टी टेम्परेचर पे आइस है, सॉरी टी टेम्परेचर पे व्हाइट क्लॉथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई टेम्परेचर पे होगा दोनों क्लॉथ, तो जो ब्लैक है ना वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा और व्हाइट कलर कम हीट रेडिएट करेगा।
तो मेल्ट मोड ए फर्स्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि किसी भी टी टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा इमिसिव, देखो आइस की जो टेम्परेचर है वो होगी तुम्हारी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, आइस की टेम्परेचर। और ये क्लॉथ की टेम्परेचर जो भी होगी वो 0 से ज्यादा होगी, भाई जो भी होगी 0 से तो ज्यादा ही होगी, जो भी होगी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगी। हाँ, अब 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो ये हीट देगा। हीट कौन ज्यादा इमिट करेगा, ब्लैक कि व्हाइट? तो ब्लैक कलर ज्यादा हीट इमिट करेगा, तो ब्लैक कलर जल्दी पिघला देगा। हाँ, तो देख तू सोच रहा था मैं बेकार हूं, नहीं बेटा तू बेकार नहीं है रे, तू बेकार नहीं है, तू बेकार नहीं है, तेरे अंदर क्वालिटी, आज से मैं कहूं तुम्हें डिफाइन करने के लिए कि तू इमिसिविटी तेरी सबसे हाई है, 1 है। मतलब दुनिया में एक चीज तो है जो तेरी सबसे हाई है, अच्छी चीज, इमिसिविटी। बी लाइक ब्लैक बॉडी, बी लाइक ब्लैक बॉडी। what is the scenario? What is the scenario? You are here and I am doing some bakwas, I am doing some bakwas. तो be like black body, be like black body, your absorbance must be high। जितनी मैं बात बताऊं वो सब तू सीख ले, ये क्लास में चल रही, क्लास में, इन क्लास मास्टर दे रहा ज्ञान, इन क्लास मास्टर दे रहा ज्ञान, उस ज्ञान की एब्जॉर्बिलिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, 1। और फाइनल एग्जाम, इन फाइनल एग्जाम जो तुम्हें मास्टर ने सिखाया है, जितना तुम्हें एब्जॉर्ब किया है, सबको इमिट कर दो, इमिसिविटी 1 होनी चाहिए। इमिसिविटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी लाइक ब्लैक बॉडी। क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लो, पूरा एब्जॉर्ब कर लो ज्ञान गंगा को, पूरा एब्जॉर्ब कर लो, और फिर एग्जाम में जाके पूरा उगल दो। इमिसिविटी 1 है। तो बताओ क्या होनी चाहिए आपकी इमिसिविटी? तो आपकी इमिसिविटी होनी चाहिए 1। तो बी लाइक ब्लैक बॉडी, बी लाइक ब्लैक बॉडी। बी लाइक ब्लैक बॉडी, वी वांट ब्लैक बॉडी। Temperature of the piece of the metal increases from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius. The rate of emission of the radiation by the metal will be। तो पहले रेट ऑफ इमिशन क्या होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब है टेम्परेचर 27 प्लस 273, तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। हाँ सर, तो ये जो T1 टेम्परेचर है 300 केल्विन है, और ये जो T2 टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनल टेम्परेचर होगा 327 प्लस 273, तो 7 3 10 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 0, और 3 2 5 1 6, 600 केल्विन। तो T2 आपका आ गया 600 केल्विन, T2 आ गया 600 केल्विन। तो रेट ऑफ हीट एमिशन Q1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 का पावर 4 एंड Q2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 का पावर 4। जब रेशियो निकालोगे तो 300 और 600 डबल का पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स। 16 टाइम्स इज योर आंसर, 16 टाइम्स इज योर आंसर, ये आएगा 16 टाइम्स इज योर आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए अब एक बात बताइए, फाइनली अब आते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। किस पे आते हैं? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। मान लो कोई भी बॉडी या कोई ह्यूमन बॉडी ही मान लो टी टेम्परेचर पे है, क्या टी टेम्परेचर पे, तो टी टेम्परेचर पे वो जब हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो हीट एनर्जी या कोई भी रेडिएशन जो इमिट कर रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे का करता है कि सारे वेवलेंथ का करता है। इफ बॉडी इज एट टेम्परेचर टी, is at temperature T, then it emits a radiation of all possible wavelength, all possible wavelength। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिक वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कर रहा है, वो जितने पॉसिबल वेवलेंथ है ना वो सारे पॉसिबल वेवलेंथ का हीट रेडिएट करता है, सारे पॉसिबल वेवलेंथ का हीट रेडिएट करता है। मतलब इसकी बॉडी से जो हीट रेडिएशन कर रहा है वो लैम्डा 1 वेवलेंथ का भी है, लैम्डा 2 वेवलेंथ का है, लैम्डा 3 वेवलेंथ का है, लैम्डा 4 वेवलेंथ का है, लैम्डा 5 वेवलेंथ का। सर हीट में वेवलेंथ कहां से आ गया? अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर हीट में वेवलेंथ कहां से आ गया, हम नहीं समझ रहे हैं सर हीट में वेवलेंथ कैसे घुसा दिया। अरे भाई हीट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ईएम वेव।
इंफ्रारेड रेडिएशन ईएम वेव भी तो होता है, ईएम वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो हीट का जो वेव होता है ना, हीट वेव, उसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ होता है उसका। सर इसका मतलब वो सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सारे वेवलेंथ का वो रेडिएशन इमिट करता है। हाँ, सारे वेवलेंथ का करता है, सारे वेवलेंथ का करता है। अगर आप यहां पे इसकी एनर्जी देखेंगे अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, वेवलेंथ के ग्राफ में ना, इसका ग्राफ देखेंगे कि इस वेवलेंथ का, जैसे मान लो जीरो वेवलेंथ का ये एनर्जी इमिट क्या करेगा, जीरो वेवलेंथ होता नहीं, बहुत कम वेवलेंथ का ये इतना एनर्जी इमिट किया, थोड़ा और बड़ा वेवलेंथ का इतना एनर्जी इमिट किया, थोड़ा और बड़ा वेवलेंथ का इतना एनर्जी इमिट किया, ये अरब वेवलेंथ का इतना एनर्जी इमिट किया, इतना एनर्जी किया, इतना एनर्जी किया, इतना एनर्जी किया। मतलब इस वेवलेंथ का, भाई ऐसे आगे जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इस वेवलेंथ का इतना एनर्जी है, इस वेवलेंथ का इतना एनर्जी है, इस वेवलेंथ का इतना एनर्जी है, इस वेवलेंथ का इतना एनर्जी है। मतलब एक पैटर्न होता है एनर्जी इमिट करने का। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा इमिट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग और ज्यादा करता है, और ज्यादा करता है, और बहुत हायर वेवलेंथ पे जाते हैं तो फिर कम करने लगता है, कम करने लगता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जब स्टडी किया गया कि किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है और वो कौन कौन से वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी मीट कर रहा है, तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इतना एनर्जी मीट कर रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग इतना, इसके करस्पॉन्डिंग इतना 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 इतना। जब इन सभी को मिला दिया तो कुछ इस तरह का मेरा क्या बना, ग्राफ। मतलब इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी आ रही थी, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी थी, वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैंने बोला कितनी एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी। एक इसका यूनिक वेवलेंथ आया है, इसको मैं लैम्डा नॉट बोल देता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी मीट किया। क्या ये मैक्सिमम एनर्जी इमिशन था? क्या ये ई लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिशन था? सोचो सोचो जरा सोचो। हाँ, इसका लॉ दिया बिन्स ने, बोले कि देखो वैसे तो वो सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ का भी एनर्जी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी हीट रेडिएशन होगा, सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हीट रेडिएशन होगा, सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हीट रेडिएशन होगा, सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हीट रेडिएशन। लेकिन 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 एक ऐसा वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रहा है एट रेडिएशन एट अ वेवलेंथ, रेडिएशन एट अ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज मैक्सिमम। सर ये लैम्डा नॉट फिर किन बात पर डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो सबसे ज्यादा एनर्जी मीट कर रहा है? ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और बॉडी की जितनी ज्यादा टेम्परेचर होती है, वेवलेंथ उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे, ये बिन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बी आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। अगर मैं हायर टेम्परेचर पे यही ग्राफ बनाऊं, मान लो ये ग्राफ बॉडी के टी टेम्परेचर पे मैंने बनाया, अगर मैं हायर टेम्परेचर पे बनाऊं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं, तो वो वेवलेंथ घटेगा जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रहा था, वो वेवलेंथ घटेगा जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रहा था। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये टेम्परेचर तुम्हारा हायर टेम्परेचर है जिसमें वो वेवलेंथ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रहा था। बताओ समझ में आएगी नहीं? कोई भी बॉडी हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मीट करती है, लेकिन वो एक ऐसी वेवलेंथ, यूनिक वेवलेंथ बॉडी में एग्जिस्ट करता है जिसके करस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम एनर्जी मीट करता है, और वो बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो कोई बॉडी टी पे है, तो इस लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी मीट हुआ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वही वेवलेंथ इसका कुछ और होगा जो कि लोअर एंड पे शिफ्ट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम आएगी। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में बताइए। जैसे बेटा ये ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया है तुम्हें T1 2000 केल्विन पे, ठीक है, और ये T केल्विन बनाया, तो T और 2000 में कंपेयर करो तो देखो ये जो ग्राफ है T1 टेम्परेचर पे, ये मैक्सिमम एनर्जी मीट हो रहा है किसी इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, किसी इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग। ये जो एनर्जी मीट कर रहा है मैक्सिमम यहां है इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो वेवलेंथ तुम्हारा कम हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो ये जो T टेम्परेचर है 2000 केल्विन से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा तो बताता हूं, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व की बात है तो ये याद रखो कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, यहां पे एरिया अंडर द कर्व
अंडर द कर्व एरिया टोटल निकालते हैं, वो टोटल हीट रेडिएशन के बराबर आता है, जो कि टेम्परेचर का पावर 4 होता है। ये याद रखिएगा। प्रूफ करने की बात है तो मैं करा दूंगा, लेकिन अभी इससे सवाल आपके हो जाएंगे कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ई लेमडा एंड लेमडा, ई लेमडा और लेमडा का जो एरिया अंडर द कर्व है वो टेम्परेचर टी के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर टी के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेम्परेचर टी के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे बच्चे बकवास ना करें, ध्यान से मैं एक बार समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझा देता हूं, ध्यान से समझा देता हूं। समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज। ये है बेटा ई लेमडा वर्सेस लेमडा। ई लेमडा क्यों लिखा है कि अलग अलग लेमडा के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी इमिट हो रही। मान लो एक वेवलेंथ है लेमडा 1, लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग E1 एनर्जी इमिट हुआ। ये हुआ कि लेमडा 1 वेवलेंथ जो इमिट हुआ है उस लेमडा 1 का एनर्जी कैलकुलेट किया तो E1 आया। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये आया, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये आया, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये आया, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये आया, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये आया, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये आया। तो हमने पैटर्न देखा कि एनर्जी बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे एनर्जी घट गया। तो ये एक यूनिक वेवलेंथ है लेमडा 5। तो हम बात करेंगे वो यूनिक वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा इमिट हो। हम इस वेवलेंथ की बात ही नहीं करेंगे। तो वो वेवलेंथ जो है लेमडा 5 जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट होता है किसी भी बॉडी का, वो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मान लो बॉडी टी टेम्परेचर पे है, बॉडी टी टेम्परेचर पे है, तो किसी लेमडा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी दिया। अब उस बॉडी की टेम्परेचर अगर मैं कम करूं, बॉडी की टेम्परेचर कम करूं तो वो बड़े लेमडा के करस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी देगा। मतलब कि मान लो किसी टेम्परेचर टी पर ये ग्राफ है, किसी टेम्परेचर टी पर ग्राफ है, तो T/2 पे कैसा ग्राफ बनेगा? सेम बॉडी के लिए T/2 पर ऐसा ग्राफ, ये T/2 पे ग्राफ। किसी बॉडी का T/4 पे कैसा ग्राफ बनेगा? किसी बॉडी का T/4 पे ऐसा ग्राफ। अच्छा, तो जितना टेम्परेचर कम करता जाऊंगा ना, जितना टेम्परेचर कम करता जाऊंगा, तो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा था, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा था। देखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करूंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। देखो, टेम्परेचर कम किया, ये T/2 है, तो ये बड़े वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी दिया। थोड़ा और टेम्परेचर कम किया तो ये और बड़े वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी दिया। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ले, क्या जोरदार पढ़ा है। तो हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, हमें उस बात से मतलब है कि किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इमिशन हुआ है, किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इमिशन हुआ है, किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इमिशन हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो बड़े वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी होगा। और इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है कि कितना टोटल एनर्जी मीट करेगा, वो टेम्परेचर के पावर 4 पे, टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। वो एरिया क्या आएगा? एरिया देखो, अलग अलग लेमडा करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेवलेंथ आ रहा है, तो टोटल एनर्जी इस ग्राफ का एरिया, टोटल एनर्जी जो इस ग्राफ का एरिया होगा वो टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। तो ये आपके होमवर्क है जो आप ही को करने हैं, जो आप ही को करने हैं। थोड़े से ज्यादा सवाल है, जैसे ये सवाल है, ये T1 T2 T3 है, एक बॉडी का T1 पे ग्राफ बनाया, T2 पे ग्राफ बनाया, T3 पे ग्राफ बनाया, तो टेम्परेचर पूछा है। अबे बुर्बक, ये तुम्हारा वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा एनर्जी मीट किया है, ये T2 पे ये वेवलेंथ है और T1 पे ये वेवलेंथ है, तो T1 सबसे कम टेम्परेचर होगा क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ है, तो ज्यादा वेवलेंथ तो टेम्परेचर कम, और कम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम तो टेम्परेचर T3 ज्यादा होगा। दूसरा आंसर आएगा। अबे लपेट दिया पकड़ के, बात करता है। ठीक है, बाकी कुछ सवाल है जो आपको खुद करने हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लास्ट में करा दिया, 8-10 होमवर्क बीच में होगा, मैं आपको लिख भी देता हूं, बहुत अच्छे से लिख भी देता हूं। पेज नंबर 41 और सवाल थोड़े से ज्यादा है। पेज नंबर 27 से लेके पेज नंबर 41 तक होमवर्क है जो आपको करना है। होमवर्क SW पेज 27 to 41, ये होमवर्क आपको करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और बची हुई चीज उस सॉल्यूशन वीडियो में ही बता दूंगा। बाकी थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।